आज जो कंसेप्ट लेकर आए हैं वो है मेम्ब्रेन के थ्रू मुख्तलिफ चीज़ें ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर में एक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है जो बाज सब्सटेंसेस को रिजेक्ट करता है और बाज को फ्रीली जाने देता है। तो देखते हैं कि हमारे पास सब्सटेंसेस को मूव करने के लिए इस मेम्ब्रेन के थ्रू कौन कौन से मैकेनिज्म और उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिकली हमारे पास आउटसाइड ऑफ द सेल होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंटरनल एनवायरनमेंट में होता है हमारे पास साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फर्दर हम देखते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कौन कौन सी टाइप्स है। पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी या कोई फ्यूल की जरूरत नहीं होती, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फ्यूल की जरूरत होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता है। सिंपल डिफ्यूजन क्या चीज है? सिंपल डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से एक सब्सटेंस, एक सोल्यूट का लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि इस वाटर बाउल में आप देख सकते हैं कि शुगर डिस्पर्स हो रहा है क्योंकि ये शुगर की कंसंट्रेशन सेंटर में ज्यादा थी और अभी ये पूरे पानी में एक इक्विलिब्रियम बना गया है, यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस जो था वो इक्वल हो गया है इस पानी के कंटेनर में। अभी इस एग्जांपल से समझते हैं, ये जो हमारे पास रेड बॉल्स है सल्यूट के फॉर्म में, ये सेल से बाहर की तरफ इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर थोड़ी सी कम है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। इसमें सिंपल डिफ्यूजन में कोई एनर्जी या कोई किसी किस्म की वो जरूरत नहीं होती, और इसमें हमारे पास जो स्मॉल नॉन पोलर सोल्यूट्स होते हैं वो मूव करते हैं। नॉन पोलर सोल्यूट्स में हमारे पास है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड्स। ये आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज्यादा है और वो नीचे इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो वो फ्रीली मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर रहा है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी कंसंट्रेशन नीचे ज्यादा है और ये नीचे से अब बाहर की तरफ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें मूव करेगा बिल्कुल फ्रीली। इसमें कोई किसी किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं क्योंकि ये सिंपल डिफ्यूजन है। हम सिंपल डिफ्यूजन में देख रहे हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड्स मूव करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर बात की जाए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास होता है स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स या सोल्यूट्स के लिए, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल अभी ग्रीन आ रहा है और ये नीचे हमारे पास लेयर भी चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये अंदर किस तरह आएगा? अंदर हमारे पास इसके लिए होते हैं स्पेशल प्रोटीन जो लिपिड बाइलेयर में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ये पोलर सोल्यूट्स इस चैनल के थ्रू बाहर और अंदर मूव करते रहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। डिफरेंस इन दोनों में यही है कि इसमें जो प्रोटीन टाइप्स है वो डिफरेंट होता है। चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन हमारे पास उसमें से जो आयन होते हैं, चार्ज आयंस, वो चूंकि जब लेयर के पास आएंगे तो लेयर पे भी चार्ज होगा तो वो उसको रिपेल करेगा। उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं। तो इसमें दो किस्म के हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन चैनल्स। जो स्पेसिफिक फ्रीली मूव करता है उसको कहते हैं लीक चैनल्स, जिसके थ्रू कंटिन्यूसली सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं। और एक होता है गेटेड चैनल जिसको एक स्टिमुलाई की जरूरत होती है उसको खोलने के लिए ताकि वो अपना काम करे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है तो सोडियम लीक चैनल्स के थ्रू अगर आ रहा है तो ये सोडियम चैनल लीक चैनल हो गया और सोडियम गेटेड चैनल। तो अगर सोडियम इस चैनल को स्पेसिफिक स्टिमुलाई मिलेगी तब ही सोडियम इसको ये मेम्ब्रेन के क्रॉस लेके जाएगा। फिर कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन की बात अगर की जाए तो कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन में जब पार्टिकल इस चैनल के थ्रू मूव करेगा तो ये चैनल के शेप को चेंज करता रहता है। कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं उसकी जो कंपोजिशन होती है उसको ये जब मूवमेंट होगी तो ये इसकी शेप चेंज होगी, इसलिए इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल नीचे आया है तो इसने चैनल के उसको मूव किया है। अब देखते हैं ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस हमारे पास पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर कंसंट्रेशन अगर बाहर की तरफ ज्यादा है अंदर कम है तो ये
मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लो कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। इसको समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा डिटेल में इस एग्जांपल को देखते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास जो है ये मेम्ब्रेन नॉट परमिएबल है। बाहर इस एग्जांपल में आप समझ लें, ये आप देखें कि बाहर हमारे पास सॉल्यूट्स जो है वो 3% है और जो सॉल्वेंट पानी यानी पानी उसकी कंसंट्रेशन है 97%, और जो अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन है वो है 99% वाटर और 1% सॉल्यूट। तो इसमें 99% वाटर से ये मूवमेंट होगी 97% वाले पोर्शन में। तो जब जब तक ये इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक ये मूवमेंट्स होती रहेगी, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। इसके बाद हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास फ्यूल यानी एनर्जी की जरूरत होती है जो एटीपी के पंप में होती है, और 2 टाइप्स के हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो चीज है कि हम अब उल्टा जाएंगे, डिफ्यूजन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे, तभी इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट है उसमें एक पूरा वेजिकल जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको कहते हैं वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फिर हमारे पास आ जाते हैं 2 टाइप्स, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास यूं समझ ले कि आयन पंप लगे होते हैं, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आयंस को या सब्सटेंसेस को मूव करता रहता है। इस एग्जांपल से देखते हैं, ये हमारे पास आ गया सोडियम पोटेशियम पंप, जो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। सोडियम पोटेशियम पंप कोई इतनी खास कोई चीज नहीं है, मेम्ब्रेन में एक आम पंप यानी चैनल होता है, प्रोटीन होता है। जब इसको एटीपी मिलते हैं तो ये 3 सोडियम को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करता है, और उधर से एडीपी प्रोड्यूस करता है और एक फॉस्फेट को ये यूज कर लेता है। और अब बाहर की तरफ पोटेशियम कंसंट्रेशन चूंकि कम होती है और अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ये बाहर से 2 पोटेशियम आयंस को लेके अंदर की तरफ सेल के अंदर लेके आता है। तो इस पंप को कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सिंपल सी चीज है, इतनी कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बेसिक कंसेप्ट को आपको समझाने का मकसद है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयंस की मूवमेंट है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन इसमें हमारे पास ये होता है कि जब एक पार्टिकल मूव करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो वो अपने साथ दूसरे पार्टनर को भी लेके जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेड आयंस या रेड सब्सटेंसेस जो है ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसी मूवमेंट के दौरान ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उस एनर्जी को ये दूसरे सब्सटेंसेस वाले लेके यूज करेंगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आप देख ले, अभी सोडियम और ग्लूकोज, सोडियम जो है ना वो चैनल के अंदर आ रहा है चैनल के थ्रू, तो अपने साथ ग्लूकोज पार्टिकल को भी अंदर लेके आ रहा है, क्योंकि हालांकि अंदर वो था ग्लूकोज हाई कंसंट्रेशन में था। अब ये एंटीपोर्ट और सेमपोर्ट 2 किस्म के चैनल्स हमारे पास होते हैं। एंटीपोर्ट में ये होता है कि जैसे कि आपने देखा हाइड्रोजन बाहर गया और सोडियम अंदर आया, अगेंस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, और जो सेमपोर्ट होता है उसमें सेम डायरेक्शन में जब मूवमेंट होती है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वेजिकल ट्रांसपोर्ट, वेजिकल ट्रांसपोर्ट लार्जर सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन के थ्रू या सेक के थ्रू इसको मूव करने को कहते हैं वेजिकल ट्रांसपोर्ट। इसके हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सोसाइटोसिस, एक होता है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में ये देख ले, ब्लू सेल हमारा जो है इसने एक चीज उठाई और इसको सेल के बाहर फेंक दिया, तो इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंडो की बात करते हैं, एक्सोसाइटोसिस के एग्जांपल को देखें तो ये एक एंडोप्लाज्म गोल्गी बॉडी से एक वेसिकल डिटेच हुआ और ये मेम्ब्रेन के पास आया, मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ और आराम से बड़े आराम से इसने वो सब्सटेंस एक सेल के बाहर फेंक दिया आउटसाइड ऑफ द सेल, तो ये हो गया एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस की बात की जाए तो एंडोसाइटोसिस यही सेल कोई भी वेसिकल कोई भी सब्सटेंस इसको अंदर सेल की तरफ जब लेके आएगा तो इसको कहेंगे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के हमारे पास 3 फॉर्म है, फेगोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस की अगर बात की जाए तो सेल भूखा है, इसने बर्गर पिज्जा वगैरह खाना है, तो ये एक सब्सटेंस को एनगल्फ करेगा पूरा का पूरा वेसिकल, एक नया वेसिकल बनाएगा, वो लाइसोसोम्स के साथ उसकी डिकम्पोजिशन होगी, प्रोसेस जो भी उसका होगा तो वो हो जाएगा और सेल जो है ना वो एक चीज खा गया, उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अब फिनोसाइटोसिस सेल
पानी, पेप्सी, ड्रिंक्स वगैरह भी लेगा तो उसको कहेंगे पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस सेल के बाहर जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सक करेगा और वही मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द आ जाएगी, सोल्यूट्स उसमें डिसॉल्व होंगे, तो वो जब सेल के अंदर जाएगा उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। सेल ने लिक्विड्स एक अंदर इनटेक कर लिया उसको कहेंगे फिनोसाइटोसिस। और जो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस है तो उसमें स्पेसिफिक एक सब्सटेंस के लिए उसकी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे और वो उसी रिसेप्टर पे जब आके लगेगा तो ही वो एक्टिवेट होंगे और वो इनगल्फ करेगा वो सेल उस सब्सटेंस को, तो उसको कहेंगे रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस।